अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप जानते हैं कि हमारा जो लास्ट चैप्टर रहा ज़ूलॉजी का 12th क्लास का, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी है, तो उसको हम कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे। आज बोर्ड ओरिएंटेड है बेटा, तो वो इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं आपके बोर्ड सीरीज में, बोर्ड इस एग्जाम में इंशाल्लाह रहमान उन क्वेश्चंस को वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे नजर रखिएगा। देखो बच्चों, अच्छे से देखना, इस क्वेश्चन को आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और लेकिन जितना क्वेश्चन मांगेगा उतना ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी, और एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको बोलना है इनेट क्या होता है और एक्वायर्ड क्या होता है। आप अपनी टेक्स्ट बुक आगे रख सकते हैं बेटा, और मैं उसी के हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवाऊंगा जो आपको बोर्ड में लिखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो बच्चों, व्हाट इज इम्यूनिटी लिखो बच्चों, पहले आप नोट बनाएंगे मेरे साथ। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। जो एजेंट्स डिजीज करते हैं ना, उनके खिलाफ मेरी कितनी क्षमता है, मेरा कितना ताकत है, पावर है, मैं उनको डिफेंड करूं, उन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, वो मेरी इम्यूनिटी कहलाएगी। वो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, एबिलिटी, एबिलिटी of a person, ability of a person to defend, ability of a person to defend against, to defend against disease causing, against disease causing, to defend against what बेटा? disease causing organisms। कोई माइक्रोब हो सकता है, यानी कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंजे हो सकता है, कोई भी माइक्रोब हो सकता है, या कोई और हो सकता है, कोई भी फॉरेन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ability of a person to defend against the disease causing organisms is called, सिंपली हम उसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। जिसके पास इम्यूनिटी नहीं है, कमजोर इम्यूनिटी है, नहीं कर पाता है, नहीं डिफेंड करता है, उसको हम बोलते हैं, उसको है ससेप्टिबिलिटी। लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट नहीं लिखा है। अब ऊपर क्या है, ऊपर लिखा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो बच्चों, हम एक साइड से लिखेंगे, हम ऐसे नोट को बनाएंगे। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक इम्यूनिटी क्या है बेटा, मैं डिटेल यहां पे नहीं जाऊंगा बेटा, इसको हम डिटेल फिर नीट में पढ़ते हैं, और 12th क्लास के जब क्लास रूम में हम पढ़ते हैं वहां थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। आपको बोर्ड वाली एग्जाम के लिए ये चाहिए बेटा, जो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, उतना ही मैं बोलूंगा यहाँ पे। इम्यूनिटी जो है ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, और दूसरे को हम कहते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या जिसको हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक, एडेप्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है बच्चों, समझ लेना बेटा। पहले हम बात करेंगे बेटा इस इनेट इम्यूनिटी के बारे में, ये इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलिए मैं लिखूंगा बेटा यहां पे इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, ठीक। देखो बच्चों, ये इम्यूनिटी जो होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी बच्चों मिसाल से मैं समझाऊंगा आपको। ये हमारा स्किन है, ये स्किन किसी को भी
मतलब अलाउ नहीं करता है कि वो एंट्री मारे हमारे जिस्म के अंदर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजे हो, कोई हो, ये हर एक के लिए, यानी ये स्पेसिफिक किसी खास के लिए नहीं होता है। वी कैन से दैट इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक पॉइंट ये लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखना, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ठीक है जिगर मेरा, ओके, ये एक पॉइंट आप याद करेंगे। दूसरा पॉइंट इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे बेटा, ये बाय बर्थ होता है, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है, ये वाली इम्यूनिटी साथ होती है ना। वो इट इज एट द टाइम ऑफ, इट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी ये बाय बर्थ ही होती है बेटा, एट द टाइम ऑफ बर्थ। कौन सी इम्यूनिटी बेटा? दैट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। इस इनेट इम्यूनिटी से क्या, यानी ये इम्यूनिटी बाय बर्थ ही होती है। तो इसको अगर हम देखेंगे ना बेटा, ये इस इम्यूनिटी में 4 टाइप के, आई कैन से दैट, बैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, इट इन्वॉल्व्स 4, टेक्स्ट के लाइन्स है बेटा, 4 टाइप्स, it involves 4 types of barriers, it involves 4 types of barriers। अगर देखा जाए बच्चों, पहला बैरियर जो होता है, फर्स्ट वन, ये लिखना पड़ेगा इम्यूनिट इम्यूनिटी में आपको बेटा, पहला है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। ठीक है बच्चा, फिजिकल बैरियर मतलब फॉर एग्जांपल हमारा स्किन है, ये जो स्किन है ना, दिस इज द फिजिकल बैरियर, इट डज नॉट अलाउ द, आई कैन से दैट, एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक पैथोजेंस, इट डज नॉट अलाउ देम। तो आई कैन से दैट एक होता है कौन सा बेटा, फिजिकल बैरियर, जिसमें हमारा स्किन आता है। फॉर एग्जाम्पल स्किन, फॉर एग्जाम्पल स्किन, सिंपल यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल स्किन, स्किन इज ए फिजिकल बैरियर। या अगर आप देखेंगे बेटा, म्यूकस जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है बेटा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होता है बेटा, यानी है ना बच्चों। और आई कैन से दैट यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, उनके अंदर क्या होते हैं बेटा, दैट इज वी कैन से दैट यार डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा, म्यूकस, वो ट्रैप करता है माइक्रोब्स को और एक्ट करता है एज ए फिजिकल बैरियर। तो वी कैन से दैट म्यूकस इन किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, and last one is that's called as, okay, that is called as urinogenital tracts। ठीक, ये एक फिजिकल बैरियर है। दूसरा जो अगर हम देखेंगे बेटा, दूसरा है हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। उसमें एक खास एग्जाम्पल आप याद करेंगे बेटा, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है एसिड इन स्टमक, HCl होता है, उस HCl पे बहुत सारे उसकी वजह से पीएच बनता है एसिडिक, हाईली एसिडिक स्टमक। उस पीएच पे अगर यहां से कोई माइक्रोब जाएगा, कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट जाएगा, वो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे, जो उस एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सिंपली हम लिखेंगे यहां एसिड इन स्टमक, एसिड इन स्टमक। ठीक, नॉट ओनली दिस, यू नो दैट we are having some enzymes
इन केस ऑफ सलाइवा हो या टीयर्स हो, सलाइवा में भी कुछ आई कैन से दैट हमारे पास एंजाइम्स भी होते हैं जो डिग्रेड करते हैं, डैमेज करते हैं माइक्रोब्स को। सिमिलरली हमारे टीयर्स में भी होते हैं कुछ एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम वगैरह, तो वो डिग्रेड करता है माइक्रोब्स को और हमें बचाता है फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन से। सिंपली लिखेंगे हम एंजाइम्स इन सलाइवा एंड टीयर्स। ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड है बेटा, नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज सेल्यूलर बैरियर, जो अब सेल्स काम करते हैं। सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर्स में कौन कौन आता है? यू नो दैट हमें उसमें आते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, न्यूट्रोफिल्स। फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। इनको ये भी बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं ना, मल्टी लोब्ड होता है, तो वी कैन कॉल देम एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बिकॉज़ दे आर फैगोसाइटिक सेल्स। कौन? ल्यूकोसाइट्स। नॉट ओनली ल्यूकोसाइट्स बट यू नो दैट आपके टेक्स्ट के लाइंस है ब्लड में होता है, यू नो दैट नेचुरल किलर सेल्स। बच्चों जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना ऐसे याद करेंगे आप लोग, नेचुरल किलर सेल्स। नॉट ओनली नेचुरल किलर सेल्स बल्कि मैक्रोफेजेस, ये भी फैगोसाइट। मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, मैक्रोफेजेस, ठीक, इन टिश्यूज। ये सारे के सारे काम करते हैं एज बैरियर्स, एज इनिट इम्यूनिटी, और इनको हम बोलते हैं सेल्यूलर बैरियर्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। और यू नो दैट वी आर हैविंग मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, ये काम करते हैं एज सेल्यूलर बैरियर्स। ये 2-3 एग्जांपल्स याद रखिएगा तो काफी है आप लोगों के। और लास्ट वन है बेटा, उनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन। बच्चों मैं डिटेल इनकी नहीं लिखवाऊंगा बेटा, इंटरफेरॉन है क्या। बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं। अगर वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है बेटा, और फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्रोटीन्स कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स, जो बाकी सराउंडिंग सेल्स को कम्युनिकेट करता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। सिंपल। तो याद रखने की कोई, इतना लिखेंगे ना आप लोग, इनेट इम्यूनिटी बनती है, ठीक है ना। इंटरफेरॉन्स बेसिकली यहां पे मैं लिखूंगा दे आर प्रोटीन्स, ठीक। अच्छा, अब दूसरा पार्ट जो इसका है दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। तो लिखो बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। देखो बच्चों ये एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, याद रखिएगा। यानी ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ये इम्यूनिटी डेवलप तब हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई पैथोजन, कोई डिजीज काजिंग एजेंट हमारे जिस्म को, कोई एंटीजन बॉडी के अंदर चला गया, और उसको जब जला जाता है तो उसको वहां रिकॉग्नाइज किया जाता है बॉडी के अंदर, और आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी दिखाई जाती है, पर्टिकुलर इम्यूनिटी दिखाई जाती है, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि ये होता है, ये मतलब हर एक के लिए कॉमन नहीं है, ये स्पेसिफिक होती है। तो आई कैन राइट सिंपली हियर स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये एक स्पेसिफिक टाइप की क्या है बेटा, इम्यूनिटी। कौन? दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो है, तो ये कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी सेल्स। यहां याद रखिएगा बच्चा, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी सेल्स, ठीक है ना।
क्योंकि इसका एक खास फीचर है, इस इम्यूनिटी में सेल्स जो बनते हैं, आगे बनते हैं, उनको बोलते हैं मेमोरी सेल्स। वंस मेमोरी सेल्स डेवलप हो गए, इसका मतलब ही है इस पर्सन ने दिखाई है कौन सी इम्यूनिटी, अदर दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी सेल्स। देखिए बच्चों, अगर वंस एक पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर गया डिजीज कॉजिंग, तो उसको इसके खिलाफ फर्स्ट एनकाउंटर किया जाता है। फर्स्ट एनकाउंटर अगेंस्ट द पैथोजन होता है ऑफ लो इंटेंसिटी, कमजोर होता है थोड़ा, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। फर्स्ट एनकाउंटर, first encounter of the body against pathogen is of low intensity। पहला एनकाउंटर जो होता है वो क्या होता है, लो इंटेंसिटी का रहता है। पहला फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द होस्ट अगेंस्ट द पैथोजन इज ऑफ लो इंटेंसिटी, और उसी को हम बोलते हैं कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स अगेंस्ट द सेम पैथोजन, यानी वो दूसरी बार यही पैथोजन बॉडी के अंदर गया और इसके खिलाफ अब एनकाउंटर स्टार्ट हो गए, वो होते हैं ऑफ हाई इंटेंसिटी, और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सब्सिक्वेंट, आप नोट बनाए ऐसे बेटा, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स अगेंस्ट सेम पैथोजन इज ऑफ हाई इंटेंसिटी, वो हाई इंटेंसिटी का रहता है, वो बहुत पावरफुल होता है, हाई इंटेंसिटी कॉल्ड, उसी को हम कहते हैं जिगर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। को बॉडी पहले दिखाते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड देन सेकेंडरी रिस्पॉन्स। फिर ये चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इट इज शोन बाय स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है ना। और उनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, जिसमें होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। शोन बाय, सिंपल में लिखूंगा, शोन बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स में सीधे लिखूंगा लिम्फोसाइट्स, यानी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, एंड टी लिम्फोसाइट्स। B lymphocytes and what बेटा, that is T lymphocytes, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब B lymphocytes करते क्या है, B lymphocytes produce army of proteins, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज, कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, या जिनको हम कहते हैं बेटा एंटीबॉडीज। बच्चों एंटीबॉडीज थोड़ा मैं डिटेल पढ़ाऊंगा आगे वाले टॉपिक में।
उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। वो प्रोड्यूस कौन करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग एजेंट यानी अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन। ठीक, वो ये लड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज। किसके खिलाफ? पैथोजन के खिलाफ। अब दो दूसरे सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कैसे लड़ते हैं? ये पहले हेल्प करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हेल्प्स किनको? बी लिम्फोसाइट्स हेल्प्स बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दो तरह के, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल जो होते हैं, मैं सिंपल अब लिखूंगा यहां पे, टी लिम्फोसाइट्स हेल्प्स बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है ना बच्चों? और बी लिम्फोसाइट्स दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। याद रखिएगा, अगर यहां पे भी लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं। बस लास्ट वाला पॉइंट, बी लिम्फोसाइट्स शो ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड T lymphocytes show cell mediated immunity, ठीक है बच्चा मेरा? ओके, बस ये नोट बन गया आपको इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है जिगर मेरा? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगर आप अपने टेक्स्ट को भी इस इम्यूनिटी के मतलब बारे में देखेंगे ना बेटा, आप देखिएगा, मैं टेक्स्ट बुक यहाँ पे मैंने लोड किया बेटा, आप अपनी टेक्स्ट बुक यहाँ पे देख सकते हैं ना। ये है ना बेटा इम्यूनिटी, है ना? नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये यहाँ पे होगा बेटा। ये है ना बेटा, ये आपके टेक्स्ट बुक ने यहां पे मेंशन किया है। ये यहां पे है ना इम्यूनिटी। अगर आप इसको पढ़ेंगे फिर आपके टेक्स्ट बुक ने इनेट के बारे में भी लिखा है और आगे लिखा है बेटा किसके बारे में भी, दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी, और जिसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना बच्चों? तो यहाँ पे देखते हैं फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में या एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में इसने लिखा है। वो जो बैरियर है उसको बोलते हैं साइटोकाइनिन बैरियर, या सिंपली मैंने लिखा है इंटरफ्रेंस, उनको बोलते हैं साइटोकाइनिन बैरियर्स। जो मैंने टू द पॉइंट आपको लिखवाया, तो याद रखिएगा बच्चा मेरा। ये था इम्यूनिटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, देखिएगा बच्चा, अब हम यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा ये, राइट शॉर्ट नोट ऑन एड्स, कैंसर, मलेरिया एंड एलिफेंटियासिस। शॉर्ट नोट लिखना है बेटा, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट ही लिखूंगा ना, अगर वो आपको 5 मार्क्स का भी वहां पे आएगा ना, आप लिख लेना बेटा, आपको बराबर मार्क्स लिखे मिलेंगे। तो आप पहले, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा एड्स को। ठीक है जिगर? एड्स को डिस्कस करते हैं। एड्स है क्या? ये आप लोग जानते हैं, ये एक वो बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है ना एड्स। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी वहां पे, व्हाट एड्स मीन। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम उसको हम कहते हैं जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे,
इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, एक तो ये वायरल डिजीज है, इट इज, पहला पॉइंट, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन immune deficiency virus. It is caused by human immune deficiency virus, यानी HIV। ठीक है ना। HIV एक रेट्रो वायरस है, ठीक है ना। इट्स अ ग्रुप ऑफ वायरसेस, उसी में आता है रेट्रोवायरसेस, उसी में HIV आता है बेटा। और ये इसका जीनोम जो होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो RNA होता है, और ये दिखाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी। ठीक है ना बच्चों। तो पहला पॉइंट आपको नोट बनाना है, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये बीमारी फर्स्ट रिपोर्टेड इन, मैं नहीं लिखूंगा कहां पे क्या है, 1981। ये जो बीमारी है ये रिपोर्ट की गई है कब बेटा, इन 1981 में। ठीक है ना बच्चों। इस वायरस का थोड़ा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर, अगर वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस भी आया तो ठीक, अगर नहीं भी आया तब भी ये आप लोग नोट में ऐड करेंगे बेटा। ठीक है, मैं बनाऊंगा यहां पे इस वायरस का पहले एक स्ट्रक्चर बनाता हूं बेटा। इस वायरस के दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs होते हैं, है ना। ये RNA होता है, ये भी RNA होता है, और इस RNA के साथ एक एंजाइम होता है। बस इतना याद रखिएगा आप लोग, दैट्स कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और सिंपल में बनाऊंगा आपके लिए, इसके ऊपर एक कोट होता है, एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, ये प्रोटीन कवरिंग होती है, ठीक है ना। और इसके दो प्रोटीन कवरिंग्स होते हैं बच्चों, इनका अपना एक नाम भी है, मगर आप लोग यहाँ पे बिल्कुल याद नहीं करेंगे, आपको सिंपल वहां पे लिखना है। दो प्रोटीन कवरिंग्स भी होते हैं, और बेटा इसको लिपिड लेयर भी होती है, ठीक है ना। तो अगर हम, यानी मेम्ब्रेन होता है, आई कैन राइट हियर, इसको ऐसा होता है लाइक दिस वे, ये मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। और जब हम लिपिड्स को देखते हैं ना, इनके बीच में होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे लाइक दिस वे, याद रखिएगा बच्चों। ये लिपिड बाइलेयर है ना, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है ना बेटा। चलो बच्चों, यहां पे मैं और एक बनाऊंगा बेटा लाइक दिस वे, शाबाश, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, इसी तरह अब मैं कंटिन्यू ऐसे करूंगा, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ठीक। और फिर क्या होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। तो अगर हम देखेंगे बेटा, ये फर्दर लिपिड बाइलेयर है ना, तो इसी में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन रहता है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये एक लिपिड बाइलेयर है ना, और यहां पे है ग्लाइकोप्रोटीन, क्लियर, शाबाश शाबाश। और इसी तरह यहां पे अगर हम मानेंगे, ये लिपिड लेयर है, ये और एक लिपिड की लेयर है ना, और यहां पे है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, ये वायरस का ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है। अब इसका नाम देंगे, ये है क्या, इतना तो लिखना पड़ेगा, ये RNA है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ये दो याद रखने आपको जरूरी है बेटा, ये दो नाम। ये एक एंजाइम है कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहां पे लिख सकते हैं GP, ग्लाइकोप्रोटीन 120 वगैरह 141। तो यहाँ पे वो चीज आपको यहाँ पे
17, 24 वगैरह प्रोटीन के कवरिंग्स होते हैं। तो याद, इतना याद रखिएगा बस, काफी है, काफी है। मैं बीच बीच में कभी बोलता हूँ वो याद नहीं रखिएगा, जितना मैं ये बनाए इतना याद रखिएगा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ HIV है। ये बच्चों स्ट्रक्चर किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस का। इसमें होते हैं 2 स्ट्रैंड्स RNA के और एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप पॉइंट दिखेंगे कि ये किन सेल्स को इन्फेक्ट करता है। बच्चों पहले ये किसी के बॉडी में जाता है थ्रू आई कैन से दैट बाय द यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सेक्सुअल कोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो उस तरीके से फैलता है। वंस इट एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, ये सबसे पहले अटैक करता है पहले मैक्रोफेजेस को, और मैक्रोफेजेस को माना जाता है फैक्ट्री ऑफ HIV। गो वंस, मैं लिखूंगा, वंस इट एंटर्स into human body, ये क्या करता है? It enters into macrophages called factory of HIV। उनको माना जाता है बेटा फैक्ट्री ऑफ HIV। किनको? दैट इज आई कैन से दैट मैक्रोफेजेस। बच्चों टू द पॉइंट में यहां पे आपको सिखाता हूं। मानो ये मैक्रोफेज है, ये एक मैक्रोफेज है। बच्चों समझो यहां पे आया वायरस, ये आया वायरस, और यू नो दैट वायरस के अंदर होता है RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो ही ये इसके मेम्ब्रेन पे आता है और ये इंट्रोड्यूस करता है अपना ये RNA और ये एंजाइम जो है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझो बच्चों, ठीक? इस RNA को क्या हो जाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये बनाता है बेटा मेरा DNA। मैं सिंपल लिखूंगा, यहां पे बन जाता है DNA। ठीक, यहां पे जो एंजाइम है दैट्स कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। विद द हेल्प ऑफ दैट हुआ क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या होता है? थोड़ा बच्चों में ये सेल जो है ना, ये बड़ी बनाता हूं बेटा। ओके, ठीक। जो ही यहां पे DNA बना, इसको अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर पोर्स वगैरह होते हैं, एक एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इंटीग्रेस वगैरह, उतना याद नहीं रखना बच्चों, टू द पॉइंट। ये DNA इसके DNA से इंटीग्रेट हो जाता है, इसका अपना जो DNA है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, माने ये। फिर आगे क्या होता है? एंड डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ वायरल पार्टिकल्स। तो सिंपली मैं बनाऊंगा, नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं, नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं और नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं। ये निकल के आते हैं मैक्रोफेज से, और फिर ये इन्फेक्ट करते हैं, एंट्री मारते हैं लिम्फोसाइट्स के अंदर, हेल्पर टी सेल्स के अंदर। और आई कैन से दैट देन these HIV molecules enters into what? Lymphocytes। ये बाहर आते हैं, है ना, और फिर मैं ऐसे दिखाऊंगा साइमल्टेनियसली लिम्फोसाइट्स में एंट्री मारते हैं, लेकिन यहां पे मैं आप दिखाऊंगा किन में चले जाते हैं? लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी सेल्स। ठीक, अब जब उनमें जाते हैं और वो फिर बर्स्ट हो जाते हैं, नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। वो ओवरऑल इसका मकसद मुद्दा यहाँ पे यही रहा कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप ये दिखाएंगे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो ये लिखने की अब जरूरत नहीं है, जब आप डायग्रामेटिकली इसको समझाते हैं ना
ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, खाली ये पॉइंट लिखने की जरूरत है कि मैक्रोफेज आर कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ HIV। मैं यहां पे एक और पॉइंट आपके लिए ऐड करता हूं। HIV साइमल्टेनियसली enters into lymphocytes, lymphocytes, ठीक। एंड क्या करते हैं, रिड्यूस देयर नंबर, क्योंकि ये वहां पे भी क्या करता है, अपनी जो प्रोजीनी है उसको बढ़ाता है, फिर अल्टीमेटली वो सेल्स लिम्फोसाइट बर्स्ट हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं एंड उनका नंबर कम हो जाता है, रिड्यूसेस देयर नंबर विद द रिजल्ट होता है क्या है, सिंपल मैंने बोला बेटा, विद द रिजल्ट इम्यूनिटी वीकनेस, इम्यूनिटी वीक, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ठीक है ना, इम्यूनिटी वीकनेस। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आया HIV स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे ट्रांसफर हो जाता है, ये कैसे वहां पे प्रोजीनी बढ़ाता है। अगर हम इसका ट्रांसमिशन देखेंगे, मैं सिंपल लिखूंगा यहां ट्रांसमिशन, बस पॉइंट्स में लिखेंगे हम, ट्रांसमिशन कैसे हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है बाय द यूज ऑफ infected needles, syringes, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, अगर वो इस्तेमाल करेंगे इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है बच्चा, इनकी वजह से भी फैल जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, of infected person, not only this thing, and HIV positive mother to the fetus, HIV पॉजिटिव में ऐसे लिखूंगा, मदर तो फीटस, इस तरीके से फैल जाता है। अब जब फैल गया बेटा, अब इसको हम कैसे ये ड्रग एब्यूज जो होता है ना, ड्रग एब्यूजर्स यानी ड्रग्स वगैरह, वो जो खुद वो कुछ इंजेक्ट करते हैं, वो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो जब इंजेक्ट करते हैं, वो जब इस्तेमाल एक दूसरे को करते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड उसमें से होगा, दूसरे को आराम से वो ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो HIV पास टू मदर टू द फीटस, ये चीजें हो जाती है, इस तरीके से क्या होता है बेटा, ये फैल जाता है, क्लियर। अब अगर हम देखेंगे इसका प्रिवेंशन क्या है, बच्चों ऊपर शार्ट में लिखना था, थोड़ा ये लेंथी हो गया, मैंने पहले ही बोला आज इसको 5 मार्क्स का भी बना सकते हैं। प्रिवेंट कर सकते हैं हम कैसे, यूज ऑफ कंडोम्स, ठीक है ना, क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से HIV पास टू मेल या फीमेल अगर होगी तो उस तरीके से क्वाइटस के दौरान ये एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। व्हेन देयर इज अ यूज ऑफ कंडोम्स, देयर इज अ चांस ये प्रिवेंट हो सकता है, यूज ऑफ कंडोम्स, एंड वी कैन से दैट डिस्पोजेबल सिरिंज, यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्पोजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या जिनको हमने स्ट्राइल किया पहले, तो जिनको
जिनको सब पहले हम हीट करते हैं वगैरह, उन पे कोई भी अगर कोई आई कैन से वायरल पार्टिकल्स होगा वो डैमेज हो जाता है, फिर इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन वगैरह उससे बचा सकते हैं बेटा, है ना। तो यूज ऑफ कंडोम्स, डिस्पोजेबल सिरिंज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। और आई कैन से दैट बेटा अगर हम देखेंगे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पहले क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, पहले उसको टेस्ट करेंगे, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, HIV टेस्ट करेंगे फिर ट्रांसफ्यूजन करेंगे। एंड दे आर द मेन एंड आई कैन से दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ व्हाट आई कैन से दैट एड्स। ठीक है ना बच्चों, अगर इतना आप बोर्ड में लिखेंगे तो आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एड्स कंप्लीट हो गया बेटा, और अब है नेक्स्ट दैट इज आई कैन से दैट इज ए कैंसर। ठीक, लिखो बच्चों, ये टू द पॉइंट ही पढ़ना है बेटा, बहुत लेंथी टॉपिक है, मगर आपको उतना नहीं लिखना है, उतना नहीं पढ़ना है, बोर्ड के लिए हम ये पढ़ाते हैं बेटा, और वो भी जो आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, मगर इसमें से कोई भी पॉइंट डिलीट नहीं करना बच्चों, सारे पॉइंट्स वहां पे लिखना। कैंसर, तो सबसे पहले थोड़ा मैं पानी लेता हूं, उसके बाद हम बेटा इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जिगर, ओके। हाँ बच्चों, अब हम इस कैंसर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। व्हाट इज अ कैंसर, टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम इसको। अगर हम देखेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, ये है अनकंट्रोल्ड diffusion of cells, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, जो फिर बना के देता है मास ऑफ सेल्स, जो फिर बना के देता है मास ऑफ सेल्स, और उस मास ऑफ सेल्स में वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, उसी को हम बोलते हैं बेटा कैंसर। बेसिकली पहले हम डायरेक्ट कैंसर पे नहीं आएंगे, हम थोड़ा बात करेंगे ट्यूमर की, फिर हम कैंसर की बात करेंगे बेटा, ठीक है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स दैट results in the formation of that results in the formation of mass of cells called, उसको हम कहते हैं कॉल्ड ट्यूमर। ठीक, उनको हम बेटे कहते हैं क्या बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्यूमर। अगर हम ट्यूमर की बात करेंगे बेटा, ट्यूमर्स दो किस्म के होते हैं, ट्यूमर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज बिनाइन, एंड दूसरे को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट, सिंपल में समझाने की कोशिश करूंगा बेटा आपको। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ना, ये तो ट्यूमर तो बनता है, मास ऑफ सेल्स तो बनते हैं, तो मगर इनमें क्या होता है, ये इन्वेड नहीं करते हैं टू द सराउंडिंग टिश्यूज और वी कैन से दैट टू द बॉडी। तो ये इसका मतलब है ये लोकलाइज्ड होते हैं, दे आर localized and do not spread to other tissues, ठीक है बच्चों। ऐसे ट्यूमर्स को हम कहते हैं बेटा बिनाइन ट्यूमर, सिंपल। अब दूसरा जब हम देखते हैं बेटा, सेल्स के दरमियान एक
प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज कंटैक्ट इनहिबिशन, जो सेल्स को बचाता है फ्रॉम अनकंट्रोल्ड डिवीजन से। ठीक, तो अब क्या होता है इन केस ऑफ कैंसर्स, ये दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंटैक्ट इनहिबिशन जो होता है इट गेट्स लॉस्ट, और फिर उसकी वजह से सेल्स डिवाइड करते हैं और बनाते हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स which have the property to, I can say that, invade to the next to the surrounding tissues or to the other tissues, और उस फिनोमेना को हम कहते हैं वहां पे, उस फैलने को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। उसको हम बोलते हैं जो अब एक जगह से दूसरी जगह ये सेल जाती है उसको हम बोलते हैं बेटा मेटास्टेसिस। तो ऐसे ट्यूमर्स को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं कैंसर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को एक्चुअली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, और वी कैन से दैट दे आर कॉल्ड एज कैंसर्स। इधर क्या होता है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंटैक्ट इनहिबिशन। बच्चों हम एक्चुअली इसी की बात करते हैं बेटा, आपको मगर नोट ऐसे ही बनाना पड़ेगा बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ कंटैक्ट इनहिबिशन इज लॉस्ट, एक तो ये पॉइंट है बेटा। दैट रिजल्ट्स, यहां पे दूसरा पॉइंट, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, that results in the formation of undifferentiated mass of, बेटा मैंने इसकी ज्यादा डिटेल बोली नहीं, बस इसको आप लिखेंगे इतना ही, बस दैट इज इट। इसके बारे में लिखना है क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द कैंसर, ठीक है। दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स called, that results in the formation of undifferentiated mass of cells that invade, that also invade to other बेटा क्या, that also invade to other, अब यहां पे मैं लिखूंगा बेटा other tissues, that invade to other tissues, उसको क्या बोलते हैं, called मेटास्टैसिस, उसको हम बोलते हैं बेटा मेटास्टैसिस। जब मेटास्टैसिस आ जाते हैं तो इन सेल्स को हम बोलते हैं कैंसर सेल्स, या आई कैन से दैट दिस नियोप्लास्टिक सेल्स, ठीक है ना। कैंसर सेल्स भी बोलते हैं या नियोप्लास्टिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक लाइन आप जरूर लिखेंगे कैंसर के बारे में। अगर आप यहां पे नजर रखेंगे बेटा, आप पहला लिखेंगे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ट्यूमर्स। ट्यूमर्स कितने टाइप के रहते हैं, ट्यूमर्स दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर्स होते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में प्रॉपर्टी ऑफ कंटैक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाता है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट इन्वेड टू अदर टिश्यूज कॉल्ड एज मेटास्टैसिस, ठीक है ना। तो इसमें कंटैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं कॉल्ड एज ट्यूमर। मगर वो ट्यूमर जब फैलता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको हम कहते हैं बेटा कैंसर, और उन सेल्स को बोलते हैं कैंसर सेल्स, एंड उनको दूसरा नाम भी बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स। क्लियर। कैंसर्स के अपने टाइप से मगर टेक्स्ट बुक ने मेंशन ही नहीं किया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, और एक पॉइंट आप ऐड क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं फैक्टर्स या एजेंट्स, या यू कैन राइट फैक्टर्स दैट कॉजेज कैंसर, कैंसर्स, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। फैक्टर्स दैट कॉजेज कैंसर्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, उनको हम कहते हैं बेटा
कार्सिनोजेंस, यानी कार्सिनोजेंस होते हैं वो एजेंट्स, वो फैक्टर्स जो काज करते हैं बेटा क्या, कैंसर्स। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और एक पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं, these carcinogens, these carcinogens, बच्चों मैंने टू द पॉइंट पढ़ाया आपको बोर्ड के लिए, रिमेंबर, these carcinogens may be फिजिकल, फिजिकल में आते हैं रेडिएशंस, यू नो दैट, है ना। तो बच्चों आयोनाइजिंग रेडिएशंस जिसमें आते हैं बेटा, यू नो दैट, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरेज, गामा रेज एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक, यू नो दैट, उसमें आते हैं बेटा यूवी रेज। ये सारे फिजिकल कार्सिनोजेंस है। वो दीज कार्सिनोजेंस में भी फिजिकल, एक्स-रेज, गामा रेज, यूवी रेज, केमिकल भी हो सकते हैं लाइक केमिकल टोबैको, है ना, उसमें होते हैं कुछ केमिकल्स, टोबैको, ठीक है ना बच्चों। एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में होते हैं बेटा वायरसेस, कुछ वायरसेस, ठीक है ना बच्चों। तो उस वो क्या काज करते हैं बेटा, कैंसर काज करते हैं, और उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। अच्छा, वायरसेस, कुछ हम वायरसेस कंटेन कर पोजेस करते हैं, आई कैन से दैट कैंसर कॉजिंग जीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स, है ना। they go some viruses have some cancer causing genes, जिनकी वजह से जब वो वायरस एंट्री करता है तो सेल्स बन जाते हैं कैंसरस, ठीक है ना। तो दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर, वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास कुछ जीन्स होते हैं कॉल्ड एज प्रोटोऑन्कोजीन्स, वंस दे एक्टिवेट बाय एनी काइंड ऑफ कार्सिनोजन एंड दे विल ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द नियोप्लास्टिक सेल। आई कैन राइट प्रोटो oncogenes, proto-oncogenes are present in normal cells, and once they activate, they transform the normal cells into neoplastic और कैंसरस सेल्स, ठीक बच्चों, ये याद रखिएगा, बस ये पॉइंट याद करिएगा तो ऐड हो जाएगा बेटा, तो इससे थोड़ा मार्क्स बढ़ जाएंगे बच्चों। हम खाली नोट बना रहे हैं आपको बोर्ड के लिए, ठीक है ना। एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, नियोप्लास्टिक और कैंसरस सेल्स। डन, ओके बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा कि कैसे इसको हम पहले डायग्नोज करते कैसे करते हैं, और फिर इसको ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। डायग्नोसिस की बात अगर हम करेंगे बेटा, डायग्नोसिस, सिंपल में लिखूंगा बेटा बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी। बच्चों मैं एक्सप्लेनिंग कर रहा हूं, बायोप्सी में सस्पेक्टेड टिश्यू लिया जाता है, फिर उसी को हम एनालिसिस उसी की हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली हम फिर बोल सकते हैं बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, सीटी स्कैन, गामा एमआरआई, ये वो ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, है ना बच्चों। किसको डायग्नोज कर सकते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एटसेट्रा। और भी कुछ टेस्ट है तो इनसे हम इसको डायग्नोज करते हैं, एक्सरेज वगैरह भी है। तो आप इतना लिखिएगा तो काफी है आप लोगों के लिए। डन, ये डायग्नोसिस की बात है बेटा। अब अगर हम देखेंगे ट्रीटमेंट,
ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इस कैंसर की बेटा, ठीक है ना बेटा। देखो बच्चों, अगर आजकल के जमाने में कीमोथेरेपी दी जाती है, थेरेपीज, कीमोथेरेपी, ठीक है ना, कीमोथेरेपी दी जाती है बेटा। उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, जो सेल्स, सराउंडिंग सेल्स, नॉर्मल ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। कीमोथेरेपी दी जाती है बेटा। रेडियोथेरेपी, ठीक है बच्चों, ये भी दी जाती है बेटा, कीमोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कभी कभार इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है ना बेटा। तो जो इम्यून सिस्टम को थोड़ा एक्टिव बनाता है अगेंस्ट दीज कैंसरस सेल्स, और उनको डैमेज किया जाता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, है ना, इम्यूनोथेरेपी, ये दी जाती है बेटा। तो अला वी कैन आल्सो इंजेक्ट अल्फा इंटरफेरॉन्स। बच्चों मैंने टू द पॉइंट लिखा है, अल्फा इंटरफेरॉन्स एटसेट्रा, और कुछ है, मगर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं कीमोथेरेपी के, हेयर लॉस, वेट लॉस वगैरह, वो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं किसके, कीमोथेरेपी के। ये इसका एक ट्रीटमेंट बन जाता है बेटा। किसका ट्रीटमेंट, दैट इज रिगार्डिंग द कैंसर। बच्चों नोट अगर आप देखेंगे तो नोट आपके लिए बन गया, और ये शॉर्ट ही लिखना था बेटा, तो ये आप वहां पे लिखेंगे बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है बेटा मलेरिया। देखो बच्चों, इसको भी टू द पॉइंट ही पढ़ना, हमें ज्यादा डिटेल इसको हम नहीं पढ़ेंगे। मलेरिया, ठीक है ना। तो ये एक प्रोटोजोनल डिजीज है, वो इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब क्या इसके बारे में याद करेंगे बच्चों। एक तो काज, ये काज कौन करता है, प्लाज्मोडियम काज करता है। और इसके जो प्लाज्मोडियम के टैप्स होते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, ठीक है ना। ओवेल भी है तो, लेकिन टेक्सिटीन का ही बात किया तो हम इसी की बात करेंगे, क्योंकि मैं टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाता हूं, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से जो मलेरिया होता है वो खतरनाक मलेरिया होता है, यानी वी कैन से दैट डेंजरस मलेरिया जो होता है, दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। तो ये वो अगर लिखेंगे तो ठीक, नहीं भी लिखेंगे कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरा पॉइंट जो ये है कि ये जो मलेरिया है ये कैसे फैल जाता है, ये कैसे, ये बीमारी इंसानों में आ जाती है, कैसे आ जाती है ये बीमारी, कौन सी बीमारी, मलेरिया। तो इसको, इसका जो वेक्टर होता है ना, मैं यहां पे सीधे लिखूंगा, वेक्टर जो फैलाने वाला होता है उसको वेक्टर कहते हैं, दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है ना। वो इसका क्या होता है, दैट्स अ वेक्टर ऑफ दिस, आई कैन से दैट प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम। डन। वेक्टर जो इसका होता है दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाता है, और इसका जो लाइफ साइकिल है ये दो होस्ट में कंप्लीट होता है, एक तो इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में और दूसरा ह्यूमंस में। तो जिसका लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट हो जाता है ना, यूजुअली उसको हम डाइजेनेटिक कहते हैं, ठीक है ना। एनीवे वो टेक्स्ट बुक ने मेंशन नहीं किया वो वाला पॉइंट, हम भी नहीं करेंगे। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है, इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज that is sporozoite. Infective stage is sporozoite.
बच्चों मैं एक साइकिल बनाता हूं तो उसी में सारा कुछ है, आपको फर्दर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये एग्जाम में आएगा, आप वो डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पर हम समझेंगे इंसेक्ट स्टेज कौन है, दैट इज स्पोरोजाइट। क्लियर? देखो बच्चों, स्पोरोजाइट जो होता है ये सेल में लिखूंगा मॉस्किटो, मॉस्किटो जो है उसके जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स, उनमें ही स्पोरोजाइट होता है। वही जब बाइट करते हैं उसमें क्या होता है, स्पोरोजाइट। कैसे आता है वो हम इस साइकिल में सीखेंगे। ये बाइट जब करता है, इंसान को किसी जगह पे बाइट करता है, मैं लिखूंगा यहां पे बाइट तो ह्यूमन है ना, तो यहां पे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे मैं देखूंगा कोई आर्गन दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये एक आर्गन है लाइक आर्म वगैरह, इसको बाइट हुआ है और गया ये ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है ना। कौन? दैट इज स्पोरोजाइट। किसकी बाइट से? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। ठीक, ये मैं लिखूंगा यहां पे ह्यूमन, यानी इंसान में आया है, इंसान के ब्लड में गया। क्लियर बच्चों? अब करेंगे बेटा, उसके बाद ये जाता है ब्लड, इसको पहुंचाता है लिवर के अंदर। मैं बोलूंगा बच्चों फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए, ये यहां पे लिवर है, ये लिवर है, और लिवर के अंदर कौन पहुंचा बेटा? लिवर सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर जाता है बेटा यही, ये लिवर है, दैट इज स्पोरो। अभी भी स्पोरोजाइट वहां पे गया है बेटा। इसके बहुत सारे बन जाते हैं, मगर वो चीजें मैं टू द पॉइंट ही, टेक्स्ट ओरिएंटेड ही बोलता हूं बेटा। फिर वहां पे क्या करेगा, मल्टीपल करता है, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जाएगा बेटा ब्लड में। ये रप्चर हो जाते हैं सेल्स और रिलीज करते हैं किसको? स्पोरोजाइट को। और स्पोरोजाइट फर्दर किस में जाता है? ब्लड, ब्लड में जाता है। वो यहां पे इसने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किन सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन हुई है बेटा? दैट इज हिपैटोसाइट्स यानी सेल्स ऑफ द लिवर। फिर वहां से जब मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, मास ऑफ स्पोरोजाइट्स बन जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड में होते हैं आरबीसीज, और ये स्पोरोजाइट आरबीसीज के अंदर जाता है ना। स्पोरोजाइट यहां पे मैं लिखूंगा स्पोरोजाइट किस में जाता है बेटा? दैट इज इन आरबीसीज। क्लियर? जब आरबीसीज में जाता है, आरबीसीज के अंदर ये पहले करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसको फर्दर क्या, इसका नंबर बहुत इंक्रीज हो जाता है। फिर फर्दर ये जाता है, क्यों, क्या हो रहा है, ये इस वक्त आपको सीखने की जरूरत नहीं है। फिर ये फर्दर किन में चला जाता है? दैट इज इन आरबीसीज। और वहां पे क्या करता है बेटा? उधर दिखाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बनाता है गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स मैं यहां से ऐसे बनाऊंगा बेटा, ये बनाता है गैमेटोसाइट्स। यहां पे लिखूंगा मैं, यहां पे क्या बनाता बेटा? गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट्स। ये फिर सेल जब रप्चर हो जाती है बेटा, कौन? आरबीसी, तो क्या बाहर आ गई? रप्चर। कौन हुई है रप्चर? आरबीसी। तो बाहर क्या आ गई बच्चों? ब्लड स्ट्रीम में कौन गए बेटा? गैमेटोसाइट्स। वो गैमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द होस्ट ब्लड। ठीक है ना बच्चों? कौन? गैमेटोसाइट्स। अब क्या होता है, अब आएगा इससे, अगर इस इंसान को आप किसने बाइट किया, और एक मॉस्किटो आया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो ये जाता है मॉस्किटो में, मॉस्किटो स्टॉमक। ठीक, वहां पे ये जो गैमेटोसाइट्स है, मैं यहां पे लिखूंगा इन मॉस्किटो बाइट, या मैं लिखूंगा बाइट बाय
अदर मॉस्किटो एंड इन मॉस्किटो स्टोमक गैमेटोसाइट्स फ्यूज, ये फ्यूज हो जाते, कौन, गैमेटोसाइट्स, किसके, यानी वहां पे क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखूंगा फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से स्पोरोजाइट, अब ये स्पोरोजाइट वापस बन गए बेटा, ये फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म इन मॉस्किटो स्टोमक गैमेटोसाइट फ्यूज टू फॉर्म स्पोरोजाइट। बच्चों अगर ये आप वहां पे लिखेंगे ना ये साइकिल, तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो बन जाता है और एक बार क्या बेटा, स्पोरोजाइट। इसमें बहुत कुछ है बेटा, वो मैं आगे यहाँ पे उतना नहीं बोलूंगा बेटा, इतना याद रखेंगे। जब ये आरबीसी यहाँ पे रप्चर भी हो जाते हैं ना, और वहां से क्या होता है, यहां से रप्चर हो जाते हैं आरबीसी, वहां से निकलता है हीमोजाइन, जो फीवर वगैरह काज करता है फिर, ठीक है ना, हीमोजाइन रिलीज हो जाता है। यहाँ पे रिलीज लिख सकते हैं आप लोग साथ, रिलीज क्या हुआ, हीमोजाइन, बस इतना याद रखिएगा, बस इतना काफी है। फिर टू फॉर्म स्पोरोजाइट, फिर स्पोरोजाइट इंटेस्टाइनल वॉल को क्रॉस करके ये पहुंच जाता है मॉस्किटो के सिल्वरी ग्लैंड्स में, कौन, स्पोरोजाइट, और फर्दर एक बार क्या हो जाता है, ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस हो जाता है बेटा। वो अगर आप ऐड करेंगे और एक पॉइंट लास्ट पे, यहां पे रप्चर्ड आरबीसीज, यानी उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो इन फ्रॉम रप्चर्ड आरबीसीज हीमोजाइड टॉक्सिक सब्सटेंस है ये बेटा, ब्रैकेट में लिखूंगा टॉक्सिक सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड दैट कॉजेज फीवर, यानी फीवर और कुछ सिम्टम्स साथ होते हैं, खासकर फीवर हो जाता है, किससे, हीमोजाइन से। तो मलेरिया में फीवर बहुत जरूरी है, मलेरिया में फीवर बहुत मतलब जल्दी चढ़ता भी है, यानी मलेरिया में फीवर जरूरी होता है। फीवर इज अ सिम्टम ऑफ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ व्हाट, मलेरिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीमोजाइन। ठीक है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक ने इसी साइकिल को ऐसे ही समझाया बेटा, मैंने 2-4 लाइन लिखे और फिर साइकिल दिखाया, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है बेटा, ठीक है, ओके जिगर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारा टॉपिक क्या है, देखेंगे बच्चों नेक्स्ट। देखो एक और टॉपिक है, ये छोटा ही है बेटा, तो ये है एल्फेंटिसिस, ठीक है ना, इसके बारे में कुछ लाइंस हम ऐड करेंगे बेटा, आपके टेक्स्ट बुक ने लिखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहां एल्फेंटिसिस, ठीक है, एल्फेंटिसिस, इसको कौन काज करता है, ठीक है, फिलेरियल वर्म दैट इज कॉल्ड एज वचेरिया ब्रोनक्रॉप्टी, it is caused by वचेरिया, वचेरिया जो है ये उसी से काज होता है बेटा, ठीक है ना, इट्स कॉज्ड बाय व्हाट बेटा, वचेरिया। एक होता है वचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी, एंड दूसरा होता है बेटा वचेरिया मलाई, वचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी एंड वचेरिया मलाई, ठीक है ना बच्चों, इट्स कॉज्ड बाय वचेरिया, ठीक है ना बच्चों। एक तो ये है, इसका वेक्टर कौन होता है, वेक्टर फीमेल, या सिंपली लिखेंगे फीमेल मॉस्किटो,
मॉस्किटो। ठीक है, ये पॉइंट याद करिएगा बेटा बोर्ड के लिए, वेक्टर इसका होता है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, ये इंसान में जब आता है ये वाला वचेरिया, वचेरिया जब आता है किसके किसके इंसान के अंदर, ये इट resides it resides in the lymphatic I can say it resides in the lymphatic vessels of lymphatic system of lower limbs and causes their यानी वो लिम्बस को क्या करता है, एंड कॉजेज देयर एनलार्जमेंट व्हाट बेटा, एनलार्जमेंट। और वो जो लिम्बस होते हैं वो एलिफेंट जैसे लगते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बेटा क्या, एलिफेंटेसिस। इट रिजल्ट्स इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब्स एंड कॉजेज देयर एनलार्जमेंट। it also enlarge scrotum। कौन बेटा, दैट इज वचेरिया। ठीक है ना बच्चों। और इसका वेक्टर जो होता है बेटा, वो वेक्टर होता है फीमेल मॉस्किटो, और ये कहां पे रहता है, lymphatic vessels of the lower limbs and cause of lower limbs and causes their what बेटा, enlargement। ठीक है ना, लोअर लिम्ब्स की एनलार्जमेंट हो जाते हैं। इट आल्सो एनलार्ज स्क्रोटम। चलो बच्चों, हम एक बार टेक्स्ट को देखते हैं, इसके बारे में इतना ही लिखा होगा, बस इससे ज्यादा नहीं, इसीलिए आपको थोड़ा यहां पे देखते हैं। ठीक है ना, देखो बच्चों, वचेरिया ब्रोनक्राफ्टिया एंड वचेरिया मलाई द फ्लेरल वर्म, मैंने पहले ही बोला, काज स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेट कौन हो जाता है, एनलार्ज कौन हो जाता है, that is lower limbs, lymphatic vessels of lower limbs, and disease is called elephantiasis or filariasis. The genital organs also often affected, genital organs अभी मैंने बोला बेटा, that is scrotum, resulting in gross deformity. The pathogen is transmitted to healthy person through a bite of female mosquito vector. Simple। तो इतना मैंने बोला बच्चों, आप लोगों को इतना ही याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बारे में। ठीक, तो चलो वापस जाते हैं अपने टॉपिक पे। चलो बच्चों, एक बार इसको नजर मारते प्लीज। अगर जब मैंने अभी मलेरिया आपको पढ़ाया, मैच्योर इंसेक्ट स्टेज स्पोरोजाइट है, व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड इनटू द बाइट इंजेक्टेड विद बाइट। ठीक, आ गया। फिर पैरासाइट स्पोरोजाइट रीजनल लिवर, पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन लिवर सेल, बर्स्टिंग द सेल रिलीजिंग इनटू ब्लड, फिर ब्लड में आ गई पैरासाइट सेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। फीवर, क्यों फीवर चढ़ता है, हीमोजाइन की वजह से। फिर सेक्सुअल स्टेज आ जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द रेड ब्लड सेल्स, फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स बनते हैं, गैमेटोसाइट ब्लड में आते हैं, फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील्स, और फिर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द फीमेल मॉस्किटो गट इन स्टोमक, फिर ये वापस पहुंच जाते हैं सिल्वरी ग्लैंड्स में। ये मैंने अच्छे से आपको समझाया, इतना आप याद करेंगे तो आपके लिए बच्चों बहुत काफी है बेटा। ठीक है ना, ओके जिगर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो क्या है बेटा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एलर्जीज, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ओफाइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकेन। तो इनको देखते हैं पहले बेटा, तो द पॉइंट पढ़ते हैं इनको भी। ठीक है ना जिगर, देखते हैं बच्चों, सुनो पहले हम एलर्जी को देखते हैं, एलर्जी होती क्या है। एक्सैजुरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी एक्सैजुरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एलर्जी, या आई कैन से दैट ओवर रिस्पॉन्स, exaggerated response of immune system, exaggerated response of immune system against any foreign
सबस्टेंस, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं, उसको एलर्जी कहते हैं। एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट एनी फॉरेन सबस्टेंस इज कॉल्ड एलर्जी। जो सबस्टेंस ऑफ एलर्जी करता है, जो ये चीजें करवाता है इम्यून सिस्टम को, उसको बोलते हैं एलर्जिन। दूसरा पॉइंट, सबस्टेंस कॉजिंग एलर्जीज, substances causing allergies are called allergens. Allergens such as pollen grains, है ना, किसी को हो जाती है पोलन ग्रेन्स की वजह से, पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, नॉट ओनली पोलन ग्रेन्स, आई कैन से दैट डस्ट, बहुत सारे एलर्जेंस है। बस अगर एक दो याद रखेंगे बेटा आप लोग, एनिमल डेंड्रफ वगैरह वो भी होता है बेटा, तो आप इतना याद रखिएगा बच्चा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद एलर्जी के दौरान, ठीक है ना बच्चों, कि कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग एलर्जी इम्यूनोग्लोबिन यानी IgE, इम्यूनोग्लोबिन E इज प्रोड्यूस्ड। कौन से सेल्स वो वगैरह यहां पे अगर याद नहीं रखेंगे कोई जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग एलर्जीज इम्यूनोग्लोबिन E इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। ओके, मास्ट सेल जो होते हैं, ठीक है ना, मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, ठीक। ड्यूरिंग एलर्जी मास्ट सेल्स प्रोड्यूस serotonin and histamine. Mast cells produce what beta? Serotonin and histamine that causes inflammation. Inflammation. ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी ऐड करेंगे आप लोग। और अब क्या देते हैं, अगर एक इंसान को एलर्जी हुई है उसको क्या दवाई देंगे हम? एड्रेनलिन, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा बच्चा, एड्रेनलिन, एंटी हिस्टामाइन, याद रखिएगा बच्चा, एंड some steroids reduce the symptoms of allergy. Reduce the symptoms of allergy. ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा एलर्जी के बारे में तो काफी है, ठीक है ना। थोड़ा टेक्स्ट को भी देखते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हमने ये पॉइंट्स पूरे कवर किए हैं। यहां पे एलर्जी, exaggerated response of immune system certain antigens are in the antigens present in the environment is called allergy. Substances that cause allergy are called allergens, ठीक। antibody IgE is produced. common examples वो मैंने बोले बेटा। symptoms of allergy, हाँ symptoms मैं अभी बोलूंगा, running nose होते हैं, sneezing होते हैं, coughing होती है बेटा, कभी कभार itching भी होती है। allergy is due to release of chemical like histamine and serotonin from the mast cells, बोला मैंने। अच्छा, for determining cause of allergy exposed to injective, कैसे, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स क्वाइटली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, खत्म। बहुत अच्छा नोट बन गया एलर्जी के बारे में। आपको बेटा इतना याद करेंगे तो काफी है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, एक पॉइंट हम यहां पे ऐड करेंगे बेटा, यहां पे क्या ऐड करेंगे, वो है सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या क्या आता है बेटा, स्नीजिंग,
coughing, sneezing, coughing, and I can say that watery eyes, etc. are the common symptoms of what beta? That is allergy. ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा और नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं बेटा। बच्चों सच्चाई बोलूंगा, इतना मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ऐसे नहीं पढ़ाया कभी भी, इतना तेज, इतना जल्दी, इतना शॉर्ट नोट बना के ऐसे नहीं पढ़ाया था, सच्चाई बोल रहा हूं आप लोगों को। लेकिन मुझे लगा इस चीज से आपको फायदा मिलेगा, इसीलिए टू द पॉइंट पढ़ाया, डिटेल कहीं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दिया। इस वक्त आपको बोर्ड के एग्जाम्स बहुत क्लोज है, इसीलिए इस तरीके से पढ़ाया बेटा। चलिए बच्चों यहां पे देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो बच्चों, मैं लिखूंगा पहले एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। देखो बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है बेटा, जो ही कोई एंटीजन, जो ही कोई एंटीजन, चाहे माइक्रोब हो या कोई आई कैन से दैट लिविंग माइक्रोब हो या डेड हो, बॉडी के अंदर चला गया, या कोई प्रोटीन भी हो सकता है जो एंटीजन का काम करता है, तो हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, and the response produced by the body is called as active immunity. Well, when the host body is exposed to an antigen, when the host body is exposed to an antigen, फिर क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, लिविंग और डेड माइक्रोब हो सकता है या कोई प्रोटीन हो सकता है, ठीक है ना, ठीक। बॉडी प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करते हैं बॉडी, एंटीबॉडीज, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे बेटा, पैसिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं हम, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट, रेडीमेड एंटीबॉडीज are injected into the body of the host. When ready-made antibodies are injected into the body of the host is called passive immunity. सिंपल बेटा, इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, पैसिव इम्यूनिटी फॉर एग्जांपल IgA along with कोलास्ट्रम, है ना, फर्स्ट इनिशियल मिल्क ऑफ द मदर, या IgG थ्रू प्लेसेंटा टू मदर, थ्रू मैटरनल ब्लड, फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड थ्रू प्लेसेंटा, यानी फ्रॉम मदर टू फीटस, मैं लिखूंगा या मदर टू फीटस। ओके बच्चों, इतना याद रखेंगे तो काफी है। टेक्स्ट में और एक चीज लिखा होगा स्नैक विनम का कुछ, तो उतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना याद रखेंगे तो काफी है बेटा।
हो गया ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट आपका। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। चलो बच्चों इस टॉपिक को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं वाई शेप्ड, मैं लिखूंगा वाई शेप्ड प्रोटीन्स। ये एक पॉइंट हम लिखेंगे बेटा। आल्सो कॉल्ड, दूसरा पॉइंट, आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। 5 types of antibodies। ब्रैकेट में लिखूंगा बेटा, इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA, IgG, IgE, IgM एंड IgD। ठीक है बच्चों, ये एंटीबॉडीज है। क्लियर? किस शेप के? वाई शेप। हमें क्वेश्चन पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इनके दे हैव 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स, मैं लिखूंगा दे आर H2L2। ठीक, चलो यहां पे थोड़ा देखते हैं, मैं बनाता हूं बेटा आपके लिए। ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है। ठीक है, अच्छा ठीक है बच्चों, वहां पे आप लोग ऐसे ही बनाएंगे जिगर मेरा। ठहरो, रुको बेटा, यहाँ पे थोड़ा एक क्लियर करते हैं, ठीक करते हैं बेटा। फिर हम टेक्स्ट से अच्छे से बनाएंगे, आप देखेंगे वहां पे। ये 2 लाइट हैवी चेन्स है, H चेन H चेन, H लिखूंगा, इसको भी, इसको लिखूंगा H। ठीक है बच्चों, और 2 होते हैं लाइट। रुको बच्चों, यहाँ पे ठीक करते हैं इसको। यहाँ पे नजर रखिएगा बच्चा। सिंपल, ठीक है ना। ये 2 लाइट चेन्स है, L चेन L चेन, इनके दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज है ना। ओके, यहां से भी, ठीक है ना, यहां से भी, और एक होता है एनीवे। तो आप यहां से भी देखेंगे, यहां से भी, अभी मैं टेक्स्ट से दिखाऊंगा बेटा। और ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, यहां पे एंटीजन बाइंड होता है। 2 होते हैं हैवी चेन्स, 2 होते हैं लाइट चेन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन कितने क्या वगैरह वो टेक्स्ट ने मेंशन ही नहीं किया, नहीं आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा हम देखते हैं इसको टेक्स्ट बुक से, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। ये दिखते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, लाइट चेन ये है, हैवी चेन ये है बेटा। ठीक है ना, ये डाइसल्फाइड ब्रिज है बेटा। ठीक है ना, तो इसी तरह यहां से भी है, यहां से ये खुद भी देख सकते हैं। ठीक है जिगर मेरा, ये है
डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड, बाकी कुछ नहीं है। तो लाइट चेन्स 2 होते हैं, हैवी चेन्स 2 होते हैं, H2L2 होता है, IgG वगैरह होते हैं सारे एंटीबॉडी। ये मैंने आपको समझाया, सारा इतना ही लिखना है, स्ट्रक्चर ये वाला बनाना है। तो बाकी जो 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे वो ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया बेटा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब है क्वेश्चन हमारा कि ओफाइड्स कैनाबिनॉइड्स एंड कोकेन। तो थोड़ा मैं पानी लेता हूं बेटा 2 मिनट, तो फिर हम इन 3 को डिस्कस करेंगे, तो इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जिगर मेरा, ओके। हाँ बच्चों, हम ओफाइड्स की बात करते हैं, पहले इनकी बात करेंगे, है ना बच्चों। और ये आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में बेटा, ठीक है ना। हाँ देखिए बच्चों, हम देखते हैं, मैंने बोला था आप लोगों को, हम नेक्स्ट को देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो है ये, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये किया हमने, ओफाइड्स है ना, इसी को डिस्कस करते हैं बेटा। चलो बेटा यहां पे मैं इसका आंसर लिखता हूं, ओफाइड्स का। ठीक है ना बच्चों, ये क्या होते हैं, ये ड्रग्स होते हैं और उनके रिसेप्टर जो होते हैं ड्रग्स, ओफाइड रिसेप्टर्स, ओफाइड, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ। तो बेटा देखिए, ड्रग्स यहां पे मैं लिखूंगा, ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स हुज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा, आर प्रेजेंट इन CNS एंड GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड GIT, इनके रिसेप्टर्स वहां पे ही होते हैं। एक हमारे पास हेरोइन जो होता है, हेरोइन, ठीक है ना बच्चों, कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, ठीक, स्मैक इज फॉर्म्ड, इट इज, यही पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग वहां पे, इट इज फॉर्म्ड, कैसे बनाया जाता है, बाय आई कैन से दैट, कौन, हेरोइन इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। वो इसका मतलब है ये खुद होता है क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो ब्रैकेट में लिखूंगा बच्चों, हेरोइन खुद होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। बनाया कैसे जाता है बेटा, ये बनाया जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अगर हम मॉर्फिन की बात करेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से हम हासिल करते हैं, पापावीर सोमनिफेरम, पापावीर सोमनिफेरम, उसको हम बोलते हैं पॉपी प्लांट से, है ना, उसके लेटेक्स से, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पापावीर सोमनिफेरम, ठीक, पॉपी प्लांट से हासिल करते हैं। और ये क्या करते हैं, इट इज स्नॉटेड, हेरोइन इज स्नॉटेड, या उसको हम क्या करते हैं, और इंजेक्टेड, या तो ये इंजेक्ट किया जाता है, और ये यूज किया जाता है, यूज्ड एज डिप्रेसेंट यूज एंड रिड्यूस द बॉडी फंक्शन, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आप याद रखेंगे रिगार्डिंग व्हाट बेटा, ओफाइड्स, है ना बच्चों। इसके बाद है कैनाबिनॉइड्स, क्या है बेटा, कैनाबिनॉइड्स। चलो पहले हम ओफाइड्स को यहां पे टेक्स्ट बुक से भी पढ़ते हैं और आपको फिर ये अच्छा लगेगा याद करना बच्चों, ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा, यहां पे अगर आप यहां देखेंगे, specific ophide receptors are present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin, commonly called smack, is a chemical. Diacetyl morphine, white होता है, colorless bitter crystalline compound obtained from acetylation of morphine, which is extracted from the, पढ़ा है मैंने बेटा,
पॉपी प्लांट से, जनरली फ्रॉम द लेटेस्ट ऑफ पॉपी प्लांट, जनरली टेकन स्नॉटिंग, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन. हेरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी प्रोसेस. ठीक है ना. ओके. फिर है कैनाबिनॉइड्स. चलो हम यहां पे ही इसका नोट बनाते हैं कैनाबिनॉइड्स का, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. लिखूंगा मैं कैनाबिनॉइड्स. ये टेक्स्ट से मैं दिखा रहा हूं कहां पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है. कैनाबिनॉइड्स. ठीक है बच्चों. चलो यहां पे मैं अगर टेक्स्ट से ही डायरेक्ट समझाऊंगा, आपको नोट बनाना नहीं आएगा. जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं और इनके रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में होते हैं. तो रिसेप्टर सिंपल आप लिखेंगे, रिसेप्टर्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स, रिसेप्टर्स ऑफ cannabinoids are present कहां पे होते हैं? आर प्रेजेंट इन ब्रेन. याद रखिएगा बच्चा. ठीक है ना. ये कहां से हम हासिल करते हैं कैनाबिनॉइड्स? याद रखिएगा, लिखा होगा टेक्स्ट में, इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा. सिंपल. obtained फ्रॉम, सिंपल लिखो बच्चों, obtained फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा. ये पॉइंट ऐड करेंगे आप लोग. ये हासिल हम करते हैं कैनाबिनॉइड्स फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवा. ठीक है ना बच्चों. इसको हम बाकी केमिकल्स अगर इसके साथ ऐड करते हैं, लिखा आपके टेक्स्ट में लिखा भी होगा, लीव्स एंड रीजन ऑफ द कैनाबिस प्लांट एंड यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस, हम बना सकते हैं. वी कैन प्रोड्यूस क्या बना सकते हैं बच्चों? ये याद रखेंगे आप लोग. क्या बना सकते हैं? मैरिजीना, ठीक है ना बेटा, जीना. ओके बच्चे. हशेश, याद रखिएगा, टेक्स्ट ने लिखा होगा, आप अपनी टेक्स्ट को देखिएगा, मैंने टेक्स्ट को यहां पे रखा है ताकि आप लोग याद करेंगे अच्छे से. चर्स और एंड गांजा. बस इतना याद करेंगे आप लोग बेटा. और इसको हम जनरली क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं, यानी इसको ऑरली हम खाते हैं और इनहेल करते हैं. हम लिखेंगे इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड, यानी कैनाबिनॉइड्स आर इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड, है ना बच्चों. और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है. थोड़ा इसका ये साइड इफेक्ट रहता है, यानी ये थोड़ा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डैमेज करते हैं कैनाबिनॉइड्स, और इसलिए ये इसका क्या बनता है बेटा? ये इसका एक आई कैन से दैट ये इसका साइड इफेक्ट रहता है. इन ड्रग्स का ये साइड इफेक्ट बनता है कैनाबिनॉइड्स का. और अगर आप इतना नोट बनाएंगे, मैंने टेक्स्ट को आपके आगे रखा है बेटा, ये आपके लिए काफी है. इनके रिसेप्टर्स कहां पे होते हैं? ब्रेन में होते हैं. और ऑब्टेन कहां से हासिल करते हैं? एक प्लांट से जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा. और उसके बाद मैंने लिखा हम इससे बना सकते हैं, बाकी केमिकल्स ऐड कर सकते हैं, और मार्जिन, हशीश, चरस, गंजा उससे बना सकते हैं. और कैसे एक इंसान ये लेता है? या तो ये इसको इनहेल करता है, या तो इसको खाता है, इंजेस्ट करता है. ठीक है बेटा. और लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है, पहले टेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा लास्ट रहेगा बेटा. वो है कोकेन. ठीक है ना बच्चों. चलो इसको भी हम क्यों ना टेक्स्ट से देखते हैं और नोट बनाते हैं. आसान होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां इसकी डायग्राम पूरी तरह से बनाई है आपके टेक्स्ट बुक ने, इसलिए यहां पे हम ऐड कर सकते हैं. किसको? टेक्स्ट बुक को. ठीक है ना. ओके बच्चा. देखिए अब हम यहां, ये तो कैनाबिनॉइड्स मैंने यहां से बनाया, याद रखे बच्चा. और अब हम कोकेन के बारे में 2-4 पॉइंट्स याद करेंगे. कोकेन, देखो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट देखिए, क्योंकि वहां उसने फ्लावर वगैरह बाकी सब कुछ दिखाया बेटा दिखाया. ये हम एक प्लांट से हासिल करते हैं बेटा. कौन? कोकेन. उसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका. सिंपल. ओबिटेन, पहला पॉइंट, ओबिटेन फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोका. ओबिटेन फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोका. ये एक पॉइंट ऐड करेंगे तो बस, इसके ज्यादा नहीं आप ऐड करेंगे बेटा. ठीक है ना. तो ये अगर हम देखेंगे, इसको हम कोकेन को कॉमनली कोक और क्रैक भी कहते हैं. कॉमनली कॉल. दूसरा पॉइंट, कॉमनली कॉल्ड कोक.
COK, और वी कैन से दैट क्रैक, CRACK। ये याद रखिएगा बच्चा, ये पॉइंट इसका याद करेंगे आप लोग बच्चों। ओके बच्चों, ये स्टूमुलेट किसको करता है? स्टूमुलेटिंग एक्शन ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टूमुलेटिंग, ये स्टूमुलेट किसको करता है? स्टूमुलेटिंग एक्शन किस पे इसकी स्टूमुलेटिंग एक्शन होता है बेटा? ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और प्रोड्यूस क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस इफोरिया, इट प्रोड्यूसेस इफोरिया। याद रखिएगा, टेक्स्ट में लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा इफोरिया दैट काजेस हेलोसिनेशन। दैट हेलोसिनेशन का मतलब है बच्चों कि जिसको हम कश्मीरी बोलते हैं ख्याली पुलाव, जो रियल में नहीं होता है उसको वही लगता है, तो मगर वो रियलिटी में नहीं होता है। दैट कॉजेस हेलोसिनेशन। याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक ने भी मेंशन किया होगा हेलोसिनेशन। ठीक है बच्चा? अच्छा, अगर आप यहां पे अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज, और कुछ प्लांट्स होते हैं मगर वो लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है, जिनको हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज होते हैं। उसमें आता है एट्रोपा। एट्रोपा आप याद देखिए, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, और होता है दतूरा। दतूरा ये आप अब याद रखेंगे, जिनसे हम याद ऐसे रखेंगे, ऐसे दो प्लांट्स है एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा। अगर लिखेंगे भी हैविंग हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज, एट्रोपा, एट्रोपा यहां पे लिखा है बेलाडोना एंड दतूरा, have also hallucinogenic properties, ठीक है बच्चों, इतना काफी है। इतना अगर लिखेंगे, ये मैंने कैनाबिनॉइड्स एक साइड से बनाया, इससे थोड़ा आसान लगेगा आपको। इस साइड से कोकेन को बनाया, इन दो को आप नोट बनाएंगे कॉपी पे और ये पॉइंट्स कुछ याद करेंगे तो आपका क्लियर हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन बाकी जो इसमें बार्बोरेट्स वगैरह उनको मैंने डिस्कशन में नहीं लाया, मुझे लग रहा है नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को। जितना मैंने पढ़ा है इतना ही पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, खुद वो पढ़ना, वो है ड्रग्स एंड देयर एब्यूज। ड्रग्स एंड देयर एब्यूज, क्लियर? एक तो ये ड्रग्स है, इनके एब्यूज मैंने समझाए। फिर एक टॉपिक है एडॉल्सन, आपको मैं टेक्स्ट पे दिखाता हूं, बेटा वो टॉपिक। आगे जाएंगे बच्चों, आगे यहां पे ठीक है ना, एडॉल्सन एंड ड्रग यानी अल्कोहल एब्यूज। ये टॉपिक मेहरबानी करके खुद पढ़ना बच्चों, ये एक टॉपिक सिंपल है। आगे भी इसने, क्योंकि इसमें आजकल के जमाने में ऐसा कुछ पाया जाता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज, ये दो चीजें आप खुद पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से, 2-4 लाइन्स याद करेंगे अच्छे से, तो इंशाल्लाह रहमान आपको ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं होगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही हमने 12th का जो ये पोर्शन है सारा हमने कंप्लीट किया बच्चों, और इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे बेटा जो जितना भी हमने पढ़ा है, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उम्मीद करते हैं बेटा। पहली बात, ये बोर्ड ओरिएंटेड हमने पढ़ा है, याद रखिएगा बच्चों। ये मैंने इससे पहले भी बोला, जिंदगी में पहली बार इतना सिंपल टू द पॉइंट विदाउट एक्सप्लेनेशन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो बोर्ड के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया। तो हमारा मकसद एक ही था कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में अच्छा करोगे, अच्छा इंशाल्लाह लिखोगे वहां पे, और आपको अच्छे मार्क्स हासिल होंगे। तो यही हमारा मकसद था इस सीरीज का। बाकी जो इंशाल्लाह आप नीट के लिए जब आप देखेंगे कुछ जो हम इस वक्त लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आप कुछ डिफरेंट पाओगे वहां पे। वहां टोटली डिफरेंट डिटेल्ड होता है एवरीथिंग। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, खुदा खैर करेगा।